स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा में। और आज की ये कक्षा एक संस्मरणात्मक रचना पर आधारित है। ये संस्मरण अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अमृतलाल नागर हिंदी के एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे। अ, विशेष रूप से छायावाद और द्विवेदी काल का जो युग है उस बीच में इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं मैंने यहाँ लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। मानस का हंस, जो कि तुलसीदास के जीवन को आधार बना करके लिखा गया है, एक जीवनी परक उपन्यास है। इसके साथ ही खंजन नयन, जो कि सूरदास के जीवन पर आधारित है और जीवनी परक सूरदास की जीवनी को उपन्यास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक और उपन्यास अमृत और विष, बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, जो बहुत चर्चित है इनका उपन्यास। इसके अलावा नाच्यो बहुत गोपाल, बहुत और भी बहुत हैं, एक द नैमिषारण्य। तो इस तरह के बहुत सारे उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखे हैं। अमृतलाल नागर ने अपने समय के एक बड़े उपन्यासकार, जो बांग्ला भाषा के उपन्यासकार थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके अ, जीवन पर आधारित यह संस्मरण लिखा है। और शरत के साथ बिताया, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, बिताया कुछ समय। तो अ, एक बड़ा उपन्यासकार वह नहीं होता जो अपने आप को बड़ा उपन्यासकार समझता है, बल्कि वह होता है जो अपने समय के रचनाकारों के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने की लालसा रखता है। तो यही लालसा अमृतलाल नागर की रही होगी बहुत शुरुआती समय से। जब वो उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि यदि उन्हें एक बड़ा साहित्यकार बनना है तो उन्हें अपने से बड़े साहित्यकारों की संगत में रहना होगा, उनसे मिलते रहना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनको नज़दीक से जानना होगा, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं से परिचय करना होगा। तो इसी क्रम में वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से मिलने जाया करते थे। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से मिलने के दौरान उन्हें शरत चंद्र से संबंधित जो अनुभव प्राप्त हुए, उनको उन्होंने शरत के साथ बिताया कुछ समय नामक संस्मरण में लिखा है। और यह इनकी रचना जिनके साथ जिया, इनकी एक किताब है जिनके साथ जिया, उससे यह संस्मरण लिया गया है। तो बात करते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। वो बांग्ला साहित्य के एक मूर्धन्य कथाकार थे, उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उनके साथ बिताए हुए कुछ समय के आधार पर उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को प्रकाशित करते हुए यह संस्मरण लिखा गया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे कौन, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? एक रचना आप बहुत नाम उसका सुना होगा आपने, देवदास। देवदास जो रचना है, इस पर बहुत बार फिल्म बन चुकी है। मुझे दो फिल्में विशेष रूप से याद आती हैं। एक देवदास, जिसमें दिलीप कुमार ने देवदास का किरदार किया, और एक देवदास जिसमें शाहरुख खान ने देवदास का किरदार किया। तो देवदास पर कई बार फिल्में बन चुकी हैं। हिंदी में मेरे ख्याल से 3 बार देवदास फिल्म बन चुकी है, और जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चरित्रहीन, परिणीता, परिणीता पे भी फिल्म बन चुकी है अगर आपको ध्यान हो। सैफ अली खान और उस नायिका का नाम मुझे दिमाग से निकल रहा है, आएगा बीच में तो बताऊंगा। श्रीकांत, बिंदुर छेले आदि इनके उपन्यास हैं, जिस पर उन्होंने अ, अनेक अनेक फिल्में बन चुकी है। बिंदुर छेले पर भी फिल्म बन चुकी है, श्रीकांत पर भी फिल्म बन चुकी है, परिणीता पर भी, देवदास पर भी, चरित्रहीन पर भी बनी ही होगी, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इनके साहित्य पर बहुत ज्यादा फिल्में बनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने समय में शरत चंद्र का साहित्य वह स्थान रखता था कि हिंदी भाषी साहित्यकार भी उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए बांग्ला सीखते थे। तो बांग्ला भाषा आप जानते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो हिंदी भाषा का जो केंद्र है वो मेरठ और दिल्ली के आसपास माना जाता है। हालांकि हिंदी का विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी बांग्ला भाषा ने एक समय में
बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था साहित्य के क्षेत्र में। और कुछ नाम यहाँ अ, नाम लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जो साहित्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर हम बात करें तो भारत में पुनर्जागरण को लाने वाली जो धारा है वह भी बंगाल प्रदेश से ही हमारे देश में प्रवेश करती है, राजा राम मोहन राय के रूप में। तो बहुत बहुत विद्वान बहुत सारे साहित्यकार हमें बंगाल क्षेत्र ने प्रदान किए हैं। उसमें जो बहुत बड़ा और एक प्रकाशित नाम जो दिखाई देता है वो शरत चंद्र का है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों का बांग्ला साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए, तो जब हम शरत चंद्र जी के साथ बिताए हुए समय के आधार पर जब ये रचना पढ़ते हैं अमृतलाल नागर की, तो उससे कुछ बिंदु हमारे सामने आते हैं। तो उससे पहला बिंदु तो ये नजर आता है कि जब शरत के पास वह जाते हैं अमृतलाल नागर और उनसे कहते हैं कि वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो अपनी बातचीत में एक बार वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम आजीवन आजन्म साहित्य की सेवा करना चाहते हो? यदि करना चाहते हो तो ही तुम्हें मुझसे मिलने का कुछ लाभ होगा, या मुझसे मिलकर के आपको साहित्य के लेखन में कुछ सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा है कि एक साहित्यकार वही है, या साहित्य के क्षेत्र में उसे ही कदम रखना चाहिए जो आजन्म साहित्य सेवा का प्रण ले चुका हो, प्रतिज्ञा ले चुका हो। आगे देखते हैं। जब साहित्यकार अमृतलाल नागर उनके साथ बैठते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि अपने अनुभवों पर ही आप रचनाएं लिखें। आप किसी की सुनी सुनाई बात पर या कल्पना के आधार पर रचनाएं न लिखें। उनका ये दबाव था या ये आग्रह था कि व्यक्ति को या साहित्यकार को, या साहित्यकार वही बड़ा होता है जो कल्पना से ज्यादा अपने समाज में जो चीजें घटित हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके प्रति लेखक का, साहित्यकार का मन जैसा अनुभव करता है, वैसे ही अनुभवों को कथा के रूप में साहित्यकार को अपने साहित्य में स्थान देना चाहिए। तो वो स्वयं के अनुभवों को बड़ा महत्व देते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि ऐसा उन्हें उनके किसी एक प्रोफेसर ने कहा था। साथ ही उनके प्रोफेसर ने एक और सलाह दी थी, जो सलाह वो अमृतलाल नागर को देते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी रचनाओं में किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो इसे ठीक समझते नहीं थे। यानी कि अपनी रचना में आप जब साहित्य लिख रहे हैं तो किसी दूसरे की आलोचना, व्यक्तिगत आलोचना मत करिए। आप किसी विचारधारा की आलोचना करिए, समाज की घटनाओं की आलोचना करिए। आलोचना का मतलब बुराई नहीं है, यहाँ पर समझ के रखिएगा। आलोचना का मतलब है किसी के गुण और दोषों को प्रकाशित करना। तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना हमें अपने साहित्य में, अपनी कथाओं में, अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति जो पाठक है, पाठक के मन में साहित्यकार की छवि थोड़ी सी अ, उसका शरण होता है, उसकी छवि का शरण होता है, और उसे लगता है, पाठक को लगता है कि यह व्यक्ति उतना उदात्त नहीं है, उतना मर्यादित नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य मर्यादा का पालन नहीं करता है। सामान्य मर्यादा यह है कि किसी रचनाकार को अपनी रचनाओं में किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। चलिए, वे एक विनोदी व्यक्ति थे। विनोदी का मतलब है हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे, और कोई गंभीर विषय को भी वो हंसी का पुट देने में माहिर थे। संगीत के शौकीन थे। वो संगीत सुना करते थे, रिकॉर्ड सुना करते थे। आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने में कोई इस तरह का ग्रामोफोन हुआ करता था, और वो ग्रामोफोन किसी एक रिकॉर्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ होता था। कोई पेटी हुआ करती थी, उस पेटी पर एक पिन के माध्यम से वो रिकॉर्ड चला करता था। तो इस तरह के ग्रामोफोन में जो रिकॉर्ड बजते थे, उस जमाने की ये बात है। और उस समय वो बहुत अच्छा संगीत सुनने का शौक रखते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया अमृतलाल नागर जी को कि कभी उन्हें अवसर मिला तो वे अपने गीतों को गा करके भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अपने गीतों के रिकॉर्ड बनवाने की इच्छा भी उनके मन में थी।
मुझे नहीं जानकारी है कि वो इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन ऐसी इच्छा वो अवश्य ही रखते थे। बीच में बात करने पर ये पता चलता है कि बहुत सारे साहित्य सम्मेलन हुआ करते हैं, आज भी होते हैं, साहित्यकारों के सम्मेलन होते हैं, लेकिन इसके बारे में उनका एक मंतव्य था कि उसका अध्यक्ष किसी राजनेता को या पूंजीपति को या जमींदारों को नहीं बनाया जाना चाहिए। जो साहित्य सम्मेलन होते हैं उनका अध्यक्ष, उनका चेयरमैन, उनका निर्देशक किसी साहित्यकार को ही, किसी बड़े साहित्यकार को ही बनाया जाना चाहिए। इसी क्रम में जो अमृतलाल नागर हैं वो कहते हैं उनसे कि हिंदी में भी सुमित्रानंद पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ऐसा अमृतलाल नागर सोचते हैं। लेकिन उनका स्पष्ट मत है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का ये स्पष्ट मत है कि किसी भी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता का अधिकार केवल साहित्यकारों के पास होना चाहिए, जो साहित्य को समझते ही नहीं है, जो साहित्य की प्रक्रिया को ही नहीं जानते, जो साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं जानते, जो साहित्य लिखने के लिखने के प्रभावों को और उसकी प्रेरणा को नहीं समझते, ऐसे राजनेताओं को और ऐसे पूंजीपतियों को केवल पैसा देने के कारण या एक ऊंचे पद पर बैठे होने के कारण उन्हें सभापति या अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे कभी भी साहित्य की उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा वो मानते हैं। उन्होंने प्रेमचंद जी का एक प्रसंग छेड़ा था और जिसमें वो कहते हैं, प्रेमचंद जी ने जब शरद से बात की थी तो प्रेमचंद जी ने कहा था कि अ, हिंदी साहित्य लिखने वाले साहित्यकारों को बहुत अच्छी मात्रा में पैसा नहीं मिलता है, न ही कोई बहुत अच्छा पद मिलता है। तो इसका उन्हें बड़ा दुख था और हिंदी साहित्यकारों को पर्याप्त धन और सम्मान न मिलने का उनको बड़ा दुख था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बांग्ला भाषा में अब ऐसी स्थिति नहीं है और उन्हें पर्याप्त धन और सम्मान मिलता है। इस संबंध में वो कहते भी हैं कि मैंने एक बंगला बनाया है, 2 गाड़ियां मेरे पास हैं और ठीक-ठाक मेरा जीवन स्तर है। तो ये सब मुझे बांग्ला साहित्य ने ही प्रदान किया है। अब बांग्ला साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा उनका मानना था। तो बांग्ला साहित्य में साहित्यकारों की अधिक साहित्यकारों के प्रति अधिक सम्मान था हिंदी साहित्य के तुलना में। तो ऐसा उनका मंतव्य था। और एक स्थान पर वो कहते भी हैं, एक जगह पर और एक बात कहते हैं कि तीसरी सलाह कह सकते हैं हम प्रोफेसर साहब की। प्रोफेसर साहब की पहली सलाह तो ये थी कि साहित्य अपनी अनुभव से लिखना चाहिए। प्रोफेसर साहब की दूसरी सलाह ये थी कि किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी चाहिए। और प्रोफेसर साहब की तीसरी सलाह थी कि किसी से रुपए उधार नहीं लेना चाहिए। यदि आप 4 रुपए कमाते हैं और 4 रुपए उड़ा दें और 5वां रुपया आप किसी से लेने जाएं, किसी से उधार मांगे, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा वो मानते होंगे शायद कि इससे मनुष्य की गरिमा समाप्त होती है उधार लेने से और उसका आत्मविश्वास, आत्मबल समाप्त होता है, स्वाभिमान खत्म हो जाता है। और एक साहित्यकार को सबसे पहले अपने स्वाभिमान की रक्षा करना आना चाहिए। तो वो ये भी मानते हैं कि किसी से रुपए उधार नहीं लेने चाहिए। इससे अच्छा है कि अपने खर्चे कम कर लिए जाएं। उधार लेना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वे प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने अपने बंगले का निर्माण कलकत्ता के काली घाट पर एक मनोहर पुकुर नामक स्थान पर अपने बंगले का निर्माण करवाया था। चलिए, लोग इस समय तक जुड़ रहे हैं, बताइए, 12:18 हो रहे हैं और अब तक मेरे पास मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं उनको जोड़ूंगा नहीं। चलिए, साथ ही पालीबाश नामक स्थान पर खेतों और तालाबों के बीच एक उन्होंने मकान बनवाया था। छोटा तालाब था उसके सामने जिसमें कमल खिले रहते थे। दूसरी तरफ एक रूप नारायण नद, नद का मतलब होता है एक बड़ा नाला या एक भारी भरकम नदी से छोटा, लेकिन जिसमें पानी निरंतर बहता रहता है। तो रूप नारायण नाम का एक नद, जिसे एक बड़ा नाला या बड़ी छोटी नदी कहा जा सकता है, वह बहा करता था। तो इसका मतलब ये था कि वो अपने कलकत्ता के जो बंगला था उसमें रहने से ज्यादा अच्छा उनको एक छोटे स्थान पर, छोटे दुकानदारों के बीच में, एक छोटे से गांव में, एक तालाब और खेतों के आसपास का जो वातावरण था वहां पर अपने मकान में रहना ज्यादा पसंद था। और संभवतः इससे उनको साहित्य लिखने की अच्छी प्रेरणा मिलती रहती होगी। वे अध्ययन और मनन को अधिक महत्व देते थे, इसीलिए उनके घर पे लाइब्रेरी थी और उसमें हजारों किताबें मौजूद थीं। तो जो एक बड़ा साहित्यकार होता है उसका एक अच्छा गुण होता है कि उसके पास एक अच्छी समृद्ध लाइब्रेरी होती है जिसमें हजारों किताबें होती हैं।
मेरे पास भी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 500 से 700 किताबें हैं। चलिए, 1910 में मकान में आग लगने पर और 1916 में एक कुत्ते द्वारा अपनी लिखी किताबों को नष्ट किए जाने का दुख उन्हें जीवन पर्यंत रहा। देखिए, उन्होंने दो घटनाएं बताई कि 1910 में एक बार मकान में आग लग गई थी और तब उनकी जो किताबें हैं कुछ उन्होंने लिखी थी, नष्ट हो गई थी। उसमें से 1910 में तो शायद जो किताब नष्ट हुई थी वो आधी नष्ट हुई थी, लेकिन 1916 में जब वो अपनी एक किताब को पूरा लगभग पूरा कर चुके थे, अंतिम बिंदु कुछ लिखने थे और वो रख करके और कहीं बाहर गए, शायद गुसल खाने में गए, और इतने में एक कुत्ता था, उनके घर के आसपास रहता था या उनके घर पे ही रहता था। उसकी आदत ये थी कि उसे जो भी चीज मिल जाए पड़ी हुई वह उसे अपने दांतों से काट डालता था। तो जितने में वो लौट करके आए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब नष्ट हो गई, जिसके बारे में उन्होंने अमृतलाल नागर से आंखों में आंसू लेकर के बात की थी और कहा था कि यदि यह पुस्तक मेरे हाथ में होती आज और मैं उसे प्रकाशित करवा पाता तो शायद वो मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ किताब होती, जो हमारे सामने नजर नहीं आ पाई या वो जो कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाई। तो आप सोचिए कि व्यक्ति की प्राथमिकताएं क्या क्या होती हैं। किसी के लिए 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर जाए जमीन पर तो वह उसके लिए आंसू बहा सकता है, और किसी के लिए लाखों रुपए चला जाए तो भी वह उस पर आंसू नहीं बहाता। एक किताब लिखने पर और किताब के नष्ट हो जाने पर जिस जितना दुख उन्हें हुआ है, उतना दुख उन्हें किसी अन्य नुकसान पर नहीं हुआ होगा। तो एक साहित्यकार के लिए उसका साहित्य ही सबसे बड़ी पूंजी होता है और उसका नुकसान ही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। चलिए, मृत्यु से पूर्व वे काफी अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन फिर भी उनकी एक इच्छा थी कि वो ट्रेन में बैठे बैठे पूरे देश में घूमें, कहीं एक आध दिन रुकें फिर ट्रेन में बैठ जाएं। हालांकि उन्हें एक ऐसा रोग हो गया था जिसमें उनका हाजमा जो था वो खराब हो गया था और वो जो कुछ भी खाते थे उन्हें पचता नहीं था। लेकिन उसके बाद भी उनके जो इच्छा थी वो घूमने की थी, और ये मानते थे कि घूमने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और घूमना व्यक्ति को समृद्ध करता है, एक साहित्यकार को समृद्ध करता है। तो इस तरह से हम एक उनका एक उपदेश समझ सकते हैं इसको, कि यदि मनुष्य को एक बड़ा साहित्यकार बनना है तो उसे घूमना चाहिए, उसे यायावर रहना चाहिए। और इससे इनकी जिजीविषा का भी हमें संकेत मिलता है कि बहुत अस्वस्थ होने पर भी ये निरंतर यात्रा करने की इच्छा अपने मन में रखते थे। चलिए, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। चलिए, इस संस्मरण के आधार पर हमें क्या ज्ञात होता है, अब आखिरी बात करते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और लेखक जो है वो दोबारा उनसे नहीं मिल पाता है। आखिरी जो उसकी अ, मुलाकात थी उसमें वो ऐसा अपना भाव व्यक्त करते हैं, लेकिन जब लेखक चला जाता है वहां से उसके बाद उसे मृत्यु की खबर आती है शरद चंद्र के बारे में। शरद चंद्र जी की जीवनी अगर आपको पढ़नी हो तो आप सर्च कीजिएगा आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर, बड़े एक उपन्यासकार कथाकार हुए हैं, नाटककार विष्णु प्रभाकर ने इनकी जीवनी आवारा मसीहा लिखी है। और हिंदी में, हाँ जी, हिंदी में वैसे तो ये बांग्ला भाषा के थे, लेकिन हिंदी भाषा में कोई जीवनी अ, बिकी है और बहुत अधिक मात्रा में बिकी है। मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली जीवनियों में से हिंदी साहित्यकारों की जीवनियों में से हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा बिकने वाली एक जीवनी है आवारा मसीहा, जो विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और जो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। तो ये जो संस्मरण है इसके आधार पर हमें ज्ञात होता है कि शरद चंद्र जी का जो जीवन था वो साहित्य के लिए पूरी तरह समर्पित था। उनके व्यक्तित्व में बहुत करुणा थी, प्रेम था, हास्य था, जिजीविषा थी और निरंतर नई नई बातें सीखने का, प्रकृति के बीच में रहने का और घूमने का उन्हें बड़ा शौक था। साथ ही वो अपने से मिलने आने वाले लोगों के प्रति बहुत उदार और सहृदय रहा करते थे और अपने मन की तमाम बातें उन्हें खुलकर बताया करते थे। इस तरह से पता चलता है कि एक बड़ा साहित्यकार भी कितना मधुर स्वभाव रखने वाला हो सकता है और वह अपने साथी साहित्यकारों के साथ किस तरह का सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्वभाव रखता है, इसके बारे में भी हमें इस संस्मरण से पता चलता है। तो चलिए, आज की इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। आशा करता हूँ हमारी इस कक्षा से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।